नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत 4 स्वर्ण जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा। मुक्केबाजी में अमित पंघल, नीतू घनघस और निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अबू बकर ने रजत पदक जीता। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में और अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में फसल विविधीकरण, कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श हुआ। श्री जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। और फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के साथ 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने स्वर्णिम शुरुआत करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन भारत ने अब तक 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पहली बार मेंस ट्रिपल जंप में एक गोल्ड मेडल लगाई थी एल्डोस पॉल ने। भारत पहले पायदान पर भी और दूसरे पायदान पर भी। मुक्केबाजी में निखत जरीन ने 50 किलो, नीतू ने 48 किलोग्राम और अमित पंघल ने 51 किलोग्राम में देश को स्वर्ण दिलाया। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन द रेड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, नीतू। गोल्ड मेडलिस्ट इन द रेड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। 15वां गोल्ड मेडल बर्मिंघम में अमित पंघल ने भारत को दिलवाया है। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में और जैवलिन थ्रो में अनु रानी ने कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। क्राउड जब भी इतना सपोर्ट करता है तो बॉडी के अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है और वो हमेशा अच्छा ही लगता है। तो उन सबको हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। बैडमिंटन सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने और पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। अब तक भारत 17 स्वर्ण सहित कुल 48 पदक लेकर तालिका में चौथे स्थान पर है। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल और जी साथियान की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय मुक्केबाज अपने प्रदर्शन से इतिहास रच रहे हैं और महिला हॉकी टीम ने अपने प्रदर्शन से देश का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतू और अमित के स्वर्ण पदक तालिका में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये प्रदर्शन मुक्केबाजी को और लोकप्रिय बनाएंगे। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया, जिससे भारत को कोविड महामारी से उबरने में मदद मिल सके।
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में कहा कि प्रत्येक राज्य ने अपनी क्षमता के अनुरूप भारत के कोविड संघर्ष में योगदान दिया है। इस कारण भारत विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है और वे उसे वैश्विक नेता के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद कोविड के दौरान दुनिया भर में एक आदर्श बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने विकासशील देशों को एक सशक्त संदेश दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद चुनौतियों से निपटना संभव है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय राज्य सरकारों को जाता है, जिन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सहयोग किया और आम जनता को जन सेवाएं सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री ने कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता तथा कृषि में वैश्विक नेता बनने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2013 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 सम्मेलन का उल्लेख किया और कहा कि ये दुनिया को बताने का अवसर है कि केवल दिल्ली ही नहीं, भारत नहीं है, बल्कि देश में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र भी भारत है। उन्होंने कहा कि हमें G20 के आसपास एक जन आंदोलन विकसित करना चाहिए, जिससे देश में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को पहचानने में मदद मिले। प्रत्येक राज्य में G20 पर एक दल का गठन किया जाना चाहिए जो इससे अधिकतम लाभ ले सके। प्रधानमंत्री ने समापन भाषण में कहा कि प्रत्येक राज्य को 3T ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दुनिया भर में राजदूतों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कोविड पश्चात के भारत और भविष्य की बात की। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने आपसी सहयोग किया और टीम इंडिया ने जिस तरह से निर्णय लिए, उसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया के देशों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा। श्री बेरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने तक राज्यों से एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम करने का आह्वान किया। The Prime Minister made some important points about India post-COVID, about the year ahead, and about his both pride in and expectations from the meeting. His real challenge or request to those assembled was to raise their sights in this Amrit Kal to what India should aim to become in 2047, the 100th year of our independence. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने अपने अपने राज्यों के सर्वश्रेष्ठ कार्यों और प्रक्रियाओं पर प्रस्तुति दी। श्री अय्यर ने बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 पर प्रस्तुति दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यों को G20 की बैठक के महत्व के बारे में बताया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात की उपयोगिता बताई और राज्यों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। Presented best practices from the states on these 4 themes, but also on other matters which were important for the state. So it was a very fruitful interaction, and there was also some presentations by the education minister on the new education policy. The foreign minister spoke about the importance of G20 for the states, and we also had the commerce minister talking about the importance of exports and encouraging the states to step up their efforts. हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और G20 के मंच पर राज्यों को अपनी प्रगति दिखाने की तैयारियों पर जोर दिया गया। श्री जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने श्री धनखड़ के चुनाव की घोषणा संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे ने चुनाव के प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हस्ताक्षरित प्रति को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पढ़ा जाएगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। श्री धनखड़ को इस चुनाव में 74% से अधिक मत मिले थे, जो पिछले 6 चुनावों में सर्वाधिक है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में पहली बार नागर विमानन क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण हो रहा है।
देश की नई विमान सेवा अकासा एयर का उद्घाटन करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार भारत में नागर विमानन क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, जहां आम आदमी के लिए भी विमान में यात्रा करना संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत ने नागर विमानन क्षेत्र में पहुंच, उपलब्धता, वहनीयता और समावेशन के संदर्भ में अभूतपूर्व बदलाव देखा है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय नागर विमानन उद्योग का विश्व में तीसरा स्थान है और ये विश्व में तेजी से उभरता दूसरा विमानन उद्योग है। पिछले 8 वर्षों में भारत में 425 नए मार्ग बने हैं और अभी तक 1000 और नए मार्ग शुरू करने की योजना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तो फिर आपके लिए है ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम अभ्यास। आपके भेजे प्रश्न हम व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas.airnews@gmail.com पर रिसीव करते हैं और उसके उत्तर हमारे एक्सपर्ट सैटरडे रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 10 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत 4 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा। मुक्केबाजी में अमित पंघल, नीतू घणघस और निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अबू बकर ने रजत पदक जीता। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल और जी साथिया ने रजत पदक हासिल किया। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में और अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। फसल विविधीकरण, कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श हुआ। श्री जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। और फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के साथ 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये बुनकरों के लिए संकल्प और नवाचार का एक शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ये वीडियो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपराओं के लिए काम करने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में सभी परिवार खादी और हथकरघा से बना कम से कम एक उत्पाद जरूर खरीदें। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश का हथकरघा क्षेत्र अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी आंदोलन की याद में और भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य देशवासियों में बुनकरों द्वारा बुने गए वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का प्रक्षेपण किया।
इसे सवेरे 9:18 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इस रॉकेट से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-2 और लघु उपग्रह आजादी सेट पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए। आजादी सेट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आजादी सेट में 75 लघु उपग्रह हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं ने इन उपग्रहों को बनाने में भागीदारी की है। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि SSLV-D1 मिशन के 3 चरण सफल रहे हैं। श्री सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने सभी स्तरों पर अपेक्षित निष्पादन किया, लेकिन टर्मिनल चरण में कुछ आंकड़े नहीं मिले हैं, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। We had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. देश के स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बोरगांव ग्राम पंचायत को जिले में पहला ध्वज ग्राम बनने का गौरव मिला है। इस गांव के सभी घरों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में राष्ट्र ध्वज पहुंचा दिए गए हैं। बोरगांव ग्राम पंचायत में करीब 224 परिवार हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी नई दिल्ली के बाटला हाउस में छापेमारी के बाद की गई है। इस आरोपी की पहचान मोहम्मद अहमद के रूप में की गई है। पटना का निवासी अहमद ISIS का सक्रिय सदस्य रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमद को देश और विदेश में ISIS के समर्थकों से धन जुटाने में शामिल होने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वो ये धनराशि ISIS की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सीरिया और अन्य देशों को क्रिप्टो करेंसी के रूप में भेजता था। पिछले सप्ताह तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा अब इस महीने की 24 से 28 तारीख के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि इसके लिए उम्मीदवारों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। 4 से 6 अगस्त तक निर्धारित CUET के लिए कुछ छात्र केंद्रों में टेक्निकल समस्याओं के कारण परीक्षा नहीं दे सके। अब इन छात्रों के लिए 24 से 28 अगस्त तक पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षा की तारीख से बहुत पहले उन्हें नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। पहले घोषणा की गई थी कि ये परीक्षा इस महीने की 12 से 14 तारीख के बीच होगी, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने अनुरोध किया था कि इन तिथियों के दौरान कई त्योहार पड़ रहे हैं, इसलिए इस दौरान परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। इस बीच आज देश भर के सभी केंद्रों में CUET की शुरुआत हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग, एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पहला भारतीय ध्वज
7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। ध्वज पर लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र था और हरी पट्टी में 8 आधे खिले कमल थे। माना जाता है कि इसे स्वतंत्रता सेनानियों सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने डिजाइन किया था। যদি তোর ডাক শুনি क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো। हम आज महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। हर तरह से बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व गुरुदेव रविंद्रनाथ कवि, ब्रह्म समाज, दार्शनिक, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और संगीतकार थे। बंगाल की कला को व्यापक ख्याति दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। जनगण मन के अलावा उनकी रचना आमार शूनार बांग्ला को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनकी रचना से प्रेरित है। आमार शूनार बांग्ला आमी तुम्हाय भालोबासी। गुरुदेव ने अपने प्रेरक गीतों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन किया और सार्वजनिक रूप से साम्राज्यवाद की आलोचना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। रविंद्रनाथ ने बंगाल की जनता को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। 1915 में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से नाइटहुड प्राप्त किया, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा था, जब अंग्रेज भारतीयों को इंसान भी नहीं मानते तो नाइटहुड का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। रविंद्रनाथ ने उस शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की जो अंग्रेजों ने भारत पर थोपी थी। शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। आमादेर शांति निकेतन সে যে সব হতে আপন আমাদের সব হতে আপন আমাদের শান্তি নিকেতন। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। रविंद्रनाथ ने बंगाली साहित्य को एक नई पहचान दी और इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। गुरुदेव को समर्पित 5 संग्रहालय हैं। इनमें से 3 भारत में जबकि 2 बांग्लादेश में हैं। संग्रहालयों में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और हर वर्ष लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1871 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनींद्र नाथ भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। अवनींद्रनाथ ने भारतीय कलाकारों पर अंग्रेजी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया। उन्होंने भारतीय पारंपरिक कला पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय कला और उसके कला रूपों ने भौतिकवाद पर जोर देने वाले पश्चिम के विपरीत आध्यात्मिकता को महत्व दिया। मुगल चित्रों और राजपुताना चित्रों के आधुनिकीकरण के उनके विचार ने आखिरकार
आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म दिया। उनके उल्लेखनीय चित्रों में गणेश जननी, भारत माता और बुद्ध के विजय शामिल हैं। 5 दिसंबर 1951 को महान राष्ट्रवादी अवनींद्र नाथ की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस महान राष्ट्रवादी को सादर नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में उपराष्ट्रपति सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों, चिकित्सा दल और वायु सेना कर्मियों के लिए जलपान का आयोजन किया है। श्री नायडू 10 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री नायडू को इन आयोजनों में सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। श्री नायडू ने आज दिन में राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया। श्री नायडू ने 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एशिया और ओशिनिया क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की बैठक कल नई दिल्ली में शुरू होगी। संचार मंत्रालय दूरसंचार नियामक और नीतिगत पहलू पर आयोजित इस बैठक की मेजबानी करेगा। 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य एशिया और ओशिनिया में नीति और नियामक परिदृश्यों पर विचार विमर्श करना है। इनोवेट मार्केट लिंकेज योजना परवाज में जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार ने ये योजना जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्र की बाजार तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के फलों को हवाई मार्ग से भेजने पर 25% की सब्सिडी दी जाती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां T20 मैच फ्लोरिडा में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 1 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 3-1 से आगे है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश के आसार हैं। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश के आसार हैं। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और गिलगित में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। लेह में भी बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, शेलंग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत 4 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचा। मुक्केबाजी में अमित पंघल, नीतू घणघस और निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अबू बकर ने रजत पदक जीता। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल और जी साथियान की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में और अनुरानी ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में फसल विविधीकरण, कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श हुआ। श्री जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। और फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के साथ 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।